हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंदर 8वें अध्याय में सारणियन के बारे में अध्ययन किया था। सारणियन होता क्या है, सारणियन की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। प्रमुख विद्वानों के अनुसार, ब्लेयर के अनुसार, एलआर के अनुसार और प्रोफेसर सेक्रेस्ट के अनुसार परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। इन तीनों ने अपने अपने मत क्या रखे थे, क्या बातें बताई गई, सारणियों के अर्थों किस प्रकार से स्पष्ट किया था। आज की क्लास के अंतर्गत हम सारणियन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणियन का क्या उद्देश्य होता है, किसमें इनका उद्देश्य, इनको निर्माण क्यों किया जाता है, समूह को सारणियों में प्रस्तुत क्यों किया जाता है। वैसे कह सकते हैं एम्स, जिस प्रकार से किसी विद्यार्थी का कुछ न कुछ एम्स होता है, उसी प्रकार यहाँ पर सारणियों के एम्स बताया गया है कि इसके क्या एम्स है। तो अध्याय में हमारा 8वां अध्याय चल रहा है। टॉपिक का नाम हमारा सारणियन, सारणियन के उद्देश्य। सभी विद्यार्थी 8वें अध्याय में सारणियन के उद्देश्य, सारणियों में कौन कौन से उद्देश्य बताए गए हैं, उन्हीं उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनका निर्माण क्यों किया जाता है। सामान्य तौर पर चलो मैं पहले पुनः बता देता हूँ। टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें हमारे बारे में अवश्य बताते रहिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पुनः हमारे बिंदु पर आता है आज का बिंदु, जो सारणियन का उद्देश्य, क्या उद्देश्य बताया गया है। वैसे अर्थ के बारे में आपने पढ़ा था, मैंने बताया था समूहों को जब व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से तालिका में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सारणियन कहा जाता है। ये हमारी डेफिनेशन की सामान्य शब्दों के अनुसार। क्या उद्देश्य कितने हैं, तो सामान्य तौर से 6 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं। पहले टॉपिक के नाम लिख लेते हैं। देखिए, सारणियन के उद्देश्यों को, सारणियन के उद्देश्यों को 6 भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। सामान्य तौर से बताया गया है 6 भाग, ऐसे और भी भाग हो सकते हैं। नंबर प्रथम भाग क्या है वो लिखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 6 भाग बताए गए हैं। प्रथम भाग का नाम हमारा क्या बताया गया है, प्रथम लिखिए। प्रथम है हमारा समंकों को सरल रूप प्रदान करना, समंकों को सरल रूप प्रदान करना। ठीक है, पहला भाग हो गया। दूसरा बताया गया है हमारा समानता व विषमता, स्वीकनेस कहने का तात्पर्य है समानता और विषमता का स्पष्टीकरण, समानता व विषमता का स्पष्टीकरण। तीसरा बिंदु बताया गया हमारा तुलना योग करना, तो क्या तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। तीसरा बिंदु बताया गया है। चौथा बिंदु की ये लिखिए, समंकों का संक्षिप्तीकरण करना, यानी छोटे रूप में प्रस्तुत करना, समंकों का संक्षिप्तीकरण करना। और 5वां बिंदु बताया गया है न्यूनतम तथ्यों के आधार पर, जैसे लिख लो न्यूनतम स्थान से तथ्यों का प्रस्तुतीकरण, न्यूनतम स्थान से तथ्यों का प्रेजेंटेशन
और अंतिम छठा बिंदु बताया गया है सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना। ये हमारे 6 बिंदु बताए गए हैं। सारणियन के 6 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये 6 प्रकार के इसके उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ, क्या लिखा है मैंने? प्रथम उद्देश्य बताया गया है समंकों को सरल रूप प्रदान करना। दूसरा बताया गया है समानता व विषमता का स्पष्टीकरण करना। तीसरा बताया गया है तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। चौथा बताया गया है समंकों का संक्षिप्तीकरण करना। और पांचवा बताया गया है न्यूनतम स्थान से तथ्यों को प्रस्तुत करना। और छठा बताया गया है सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना। तो सांख्यिकी विश्लेषण किस प्रकार सुगम बनाया जाता है, प्रत्येक बिंदु के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 डाल लेना सभी विद्यार्थी। पहला बिंदु, पहला क्या बताया गया है? समंकों को सरल रूप प्रदान करना। समंकों को सरल रूप प्रदान करना। समंकों को सरल रूप किस प्रकार से प्रदान करवाया जाता है, बताया जाता है। तो समंकों का सरल रूप कैसे होगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि सारणियन के माध्यम से सारणियन का मुख्य उद्देश्य देखिए, सारणियन का मुख्य उद्देश्य समंकों को सरल रूप से प्रस्तुत करना है। सरल रूप से प्रस्तुत करना है। यानी सारणियन का जो प्रमुख उद्देश्य बताया गया वो क्या बताया गया? समंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। सरल रूप किस वजह से? यानी उन्हें उन समंकों को पंक्तियों व खानों में लिखना या जमा कर सरल बनाना। ठीक है, ये सारणी का सरल रूप हुआ। कैसे? उदाहरण के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जैसे राम, यहां मैंने छात्र लिख दिए, कुल छात्र, ₹400। अब इन कुल छात्रों के अंतर्गत मैं तालिका में स्पष्ट करूं तो कुल छात्रों के अंतर्गत लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां जैसे मैंने यहां बता दी कक्षा, कुल छात्र 400 हैं। कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं, 3 कक्षाएं हैं। 3 कक्षाओं के अंतर्गत कुल छात्र बता दिए 400। टोटल कर लीजिए, जैसे 9th क्लास में 50 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। 10th क्लास के अंतर्गत 10th क्लास के अंतर्गत 70 लड़के, 70 लड़के और 50 लड़कियां हैं।
11th क्लास के अंतर्गत जो वर्ग बटा गया आर्ट्स कह सकते हैं हम, जो भी आप दर्शन करें 11th क्लास के अंतर्गत 50 लड़के 70 लड़कियां, 12th क्लास में 30 लड़के 50 लड़कियां। ठीक है, ये हमारा डाटा हो गया। 5 और 3 8 80, कुल लगा लो, टोटल लगा लो, यहाँ कुल लिख लो। ये दोनों का योग बराबर आ रहा है तो सही है। 5 और 3 8, 20, 200 इसका हो गया और 200 इसका हो गया, टोटल कितना हो गया 400। उसी प्रकार यहाँ पर 80, 120, 120 और 80, तो ये 400 समंक हो गए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है समंकों को पंक्तियों में खानों में प्रस्तुत कर दिया कि 400 विद्यार्थी किस प्रकार से हैं। विद्यार्थी यदि सूचनाएं पढ़ेगा तो उसे दिक्कत आएगी, इस तालिका के माध्यम से समझ जाएगा तुरंत किसी कि 9th क्लास में कितने लड़के हैं साहब, 50 लड़के हैं, तुरंत पता लग गया। लड़के कितनी है, 30 लड़की है। उसी प्रकार 10th में कितने हैं, 11th में कितने हैं, 12th में कितने हैं। यह एक सरलीकरण जो हुआ, यह एक टैबुलेशन के माध्यम से हुआ बच्चों। टैबुलेशन के सारणी के माध्यम से अध्ययन करने से हमें सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो गई। कह रहे यदि कोई मान लो कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तथ्य के बारे में कोई स्टेटस रिपोर्ट तैयार करनी हो, हमें गोस्वारा बनाना हो, तो हम इसके माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। जैसे कई बार वर्ग के अनुसार देखा जाए तो वर्ग भी हो सकते हैं, ST ST OBC जनरल आधार पर, SPC आधार पर वर्गों का निर्माण करना। पहला हो गया समग्र सरल रूप इस प्रकार से हो गया। दूसरा है समानता व विषमता का स्पष्टीकरण। तो कैसे वो भी देख लीजिए। नंबर 2, समानता व विषमता का स्पष्टीकरण। समानता व विषमता का किस प्रकार से स्पष्टीकरण होता है, यानी समानता या असमानता के अंतर्गत इसमें 2 बिंदु आते हैं। इसमें समंक जो होते हैं, समंकों को समानता विषमता के आधार पर, अंतर के आधार पर और समान बिंदुओं के आधार पर अलग रूप में वर्गीकरण किया दिया जाता है, सारणीयन कर दिया जाता है। तो कैसे वो लिख लीजिए, पहले इसमें लिख लीजिए समंकों को समानता व विषमता के आधार पर, विषमता के आधार पर बांटने से उनमें एकता व तुलनात्मकता, जैसे ऐसे कह सकते हो, एकता व विषमता स्पष्ट हो जाती है। जैसे जनसंख्या के आंकड़ों को बांटना। कैसे बांटा जाएगा, यहां देख लीजिए, पुरुष, स्त्री, बालक, ऐसे कह सकते हैं हम, वयस्क, बालक, बालिका कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, साक्षर कितने हैं, साक्षर 0 से 6, आयु के बालक, इसमें 18 प्लस 18 प्लस 18 कहने का तात्पर्य है
ये पुरुष स्त्री हो गई, इसमें बालक कितने हैं, बालिकाएं कितने, 18 से कम, ऐसे लिख दो 18, जो भी गुण इस प्रकार से उन्हें बट गए, आयु जनसंख्या के आंकड़े छट गए कि पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं, बालक कितने हैं, बालिका कितने हैं, साक्षर जीवन 6 वर्ष के बालक कितने हैं, निरक्षर कितने हैं, स्त्रियां कितनी है, लिंगानुपात कितना है, इस प्रकार से इन्हें बांट दिया जाता है। बच्चे कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। तो एक जनसंख्या शब्द बोलने से सभी चीजें सम्मिलित हो गई। और जनसंख्या के अंतर्गत मैंने समान पुरुष पुरुष समान समान पुरुष, अब शिक्षित बालक बालक कितने, 18+ वाले, बालिकाएं कितनी है, ये सभी बिंदु स्पष्ट आसानी से हो जाते हैं। समझ में आ गया दूसरा बिंदु, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर तीसरे बिंदु के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरे बिंदु में क्या बताया गया है, ठीक है, लिख लिया दोनों बिंदु, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बहुत नंबर 3 डालिए, तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा। तीसरा बिंदु, तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से संभव है। नंबर 3 डाल लीजिए। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा, समंकों को सारणियन में प्रस्तुत करने से, देखिए इसमें समंकों को सारणियन में प्रस्तुत करने से उनमें या उन समंकों में आपसी तुलना सरल रूप में की जा सकती है। आपसी तुलना सरल रूप में की जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक भाग का अलग अलग योग किया जाता है। प्रत्येक भाग के अलग अलग मूल्यों को अलग अलग रूपों में जोड़ा जाएगा। तो इस अलग अलग रूप में जोड़े जाने के कारण उसका तुलनात्मक दर्जा में, वैसे मैंने भी आपकी तालिका बना के बताई थी, कक्षा 9वीं में इतने छात्र, 10वीं में इतने, 11वीं में इतने, 12वीं में इतने। तो प्रत्येक भाग का मैंने अलग अलग योग किया 300 के अंतर्गत, तो 300 में योग किया था, तो अलग अलग तुलना कर सकते हो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कुल बालक कितने हैं, 200 बताया था मैंने जब तालिका के माध्यम से पहले वाले बिंदु में तालिका बनाई थी। तो आप तुलनात्मक कर सकते हो, कोई आप जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कुल बालिकाएं कितनी है, अब तुरंत साहब 200 बालिकाएं हैं। कोई पूछा कितने छात्र हैं, इसमें कुल 400 छात्र हैं साहब। 9वीं में कितने, 9th क्लास में कितने बालक बालिकाएं हैं, तो आप तुरंत साहब 80 बालक बालिकाएं हैं। इस प्रकार से समंकों का आराम से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। इसलिए यहाँ तीसरा बिंदु बताया गया कि सारणियन के माध्यम से समंकों को प्रस्तुत करने से उनका सरलता पूर्वक तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला बिंदु जो था समंकों का संक्षिप्तीकरण कैसे हो देख लीजिए। नंबर 4 पॉइंट, समंकों का संक्षिप्तीकरण। यानी समंकों को तालिका के माध्यम से जब प्रस्तुत किया जाएगा तो एक छोटे से रूप में, छोटे से भाग में उन समंकों को आसानी से प्रस्तुत किया जा सकेगा। कैसे, तो वह देख लीजिए। जैसे कई बार ऐसे लिख लो, सारणियन द्वारा बिखरे हुए समंकों को, सारणियन द्वारा बिखरे हुए समंकों को एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।
उदाहरण जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हो आप पॉपुलेशन। अब जनसंख्या ऐसे तो है नहीं हमारी कि भारतीय जनसंख्या एक स्थान में फैली हुई हो, अलग अलग राज्यों में बटी हुई है, जैसे राजस्थान, बीकानेर, इत्यादि कह सकते हैं। ये विभिन्न विभिन्न राज्यों के अंतर्गत बटी हुई है। तो ये राज्यों में बटी हुई है, हम ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं जनसंख्या के अंतर्गत जैसे पुरुष और महिलाएं जो हैं, बालक जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अब इनकी जो दोनों को मिला के कुल संख्या आएगी वही कहलाएगी हमारी समग्री। अब पुरुष ऐसे तो है नहीं कि हमारे के राजस्थान में स्थित है, और कहीं भी तो हो सकते हैं, हम जयपुर जिले में स्थित है पुरुष केवल, भारत वो बाहर जयपुर से बाहर कई पुरुष रहते ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, रहते हैं नहीं, सभी पुरुष एक सब टोटल आ गया। जनसंख्या मैंने बता दी 121 करोड़, 120.9, 121 करोड़ की जो आबादी है। अब इस 121 करोड़ की आबादी पुरुष भी है और महिलाएं सम्मिलित है। सब अलग अलग राज्यों के अंतर्गत, जिलों के अंतर्गत बटे हुए हैं। तो अलग अलग राज्यों में, जिलों में सभी समंकों को कैलकुलेशन किया गया, टोटल किया गया, जोड़ किया गया, उन्हें एक सारणी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जैसे आप लोग कंपटीशन तैयारी करते हो, कंपटीशन तालिका के अंदर यहाँ बता दिया जाए साहब साक्षरता, यहाँ लिख दी साहब भारत की इतनी है और राजस्थान की इतनी है, ये बता दिया आपको तालिका के माध्यम से। जो भी हो हमारी 66 या 76 जो भी है, 76, 66, 67, यहाँ बता दिया पुरुष लिंगानुपात बता दिया साहब, इसका लिंगानुपात 943 बता दिया, इसका 928 बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार तालिका बना के साहब यहाँ बता दिया जनघनत्व, इसका 543 बता दिया, इसका 201 बता दिया। इस प्रकार से आंकड़े तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करने से बहुत सारे आप आइए, साक्षरता सभी की अलग अलग थी, लिंगानुपात चारों तरफ का था, सबका एवरेज बता के एक तालिका के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया। अगला है न्यूनतम स्थान से तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, पांचवा बिंदु, न्यूनतम स्थान से तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। न्यूनतम स्थान से कैसे, जैसे आपने तालिका में देख लिया, इस छोटे से स्थान के माध्यम से ही, छोटे सी जगह के अंतर्गत ही संपूर्ण समंकों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है अच्छे तरीके से। छोटी सी जगह के अंतर्गत ही संपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। ऐसे लिखते कैसे थे, भारत के अंतर्गत साक्षरता प्रतिशत इतना इतना है, इसके अंतर्गत यहाँ पे लिंगानुपात इतना है और यहाँ जनसंख्या इतना है, तो कहते हैं तीन लाइनें भरती है ऐसे। अब इन लाइनों को पढ़ते हुए जोर पड़े और सीधा डायरेक्ट यही पढ़ लिया जाए तो तुरंत समझ में आ गया, आया नहीं है। जैसे हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट के माध्यम से तुरंत समझ में आ जाता है, और रीडिंग लगा के पढ़ते हैं समझने में दिक्कत आती है। तो यहाँ वही बात बताई गई है कि छोटे से स्थान से तथ्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अंतिम बिंदु हमारा सांख्यिक विश्लेषण की सुगम बनाना। सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाना, कहने का तात्पर्य ये हो गया कि समंकों को जब सारणियों में प्रस्तुत किया जाएगा, ये सांख्यिकी की जो विधियां बताई गई है, सांख्यिकी क्या बताई गई, जो विधियां बताई है आपने कि सांख्यिकी माध्य किस प्रकार से निकाला, जैसे हम एक्स बार निकालते हैं, मध्यिका निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं, प्रमाप निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, परास निकालते हैं, इत्यादि एक्सेट्रा। जिस बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यह जानकारी एक तालिका के माध्यम से जब ज्ञात की जाएगी तो सरलता पूर्वक इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब माध्य ज्ञात करना है, आवर्तियां यानी हम ऐसे कह सकते हैं, हमें आवर्तियां निकालनी है, आवर्तियों को हम तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे या मूल्यों को तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे, हम तो सरलता रूप से इनका सरलता से मापन कर सकते हैं। यानी आपको समझने में, माध्य ज्ञात करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे हो गए 6 उद्देश्य बच्चों, जो सारणियन के बताए गए थे।
आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा सारणियन का क्या उद्देश्य बताया गया है। तो ये सारणियन के उद्देश्य आज की क्लास के अंतर्गत समाप्त होता है। आगे वाली क्लास के अंदर में लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे कि सारणियन का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितने इसके लाभ बताए गए हैं। तो आगे वाले बिंदु तैयार होने के लिए सबसे पहले इस बिंदु के बारे में स्क्रीनशॉट ले लेना और जानकारी प्राप्त करते रहना, पढ़ते रहना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, तो तब तक के लिए तैयार रहना बच्चों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा।